का मेरे चैनल पर स्वागत है। एक प्रोजेक्ट क्लास 11th के प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं। पिछली 2 वीडियो मेरी इन्हीं प्रोजेक्ट्स के ऊपर थी। 3 प्रोजेक्ट हमारे बनते थे। 3 में से 2 मैं ऑलरेडी उसकी वीडियो डाल चुका हूँ। एक हमारा कॉम्प्रिहेंसिव है और दूसरा जो है हमारा वो था सोर्स डॉक्यूमेंट पे। तो इन दोनों के ऊपर वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पर अवेलेबल है। आज की जो मेरी वीडियो है, ये जो हमारा तीसरा टॉपिक है, थर्ड टॉपिक जो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट है, 3 ही CBSE ने प्रेस्क्राइब किए हैं जिनके ऊपर हम 11th में प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो आज वो तीसरा हम बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट को इस वीडियो के थ्रू समझेंगे कि हम उसको कैसे इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली बना सकें। तो आज की हमारी जो वीडियो है उसका टॉपिक है प्रोजेक्ट ऑन बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। अब देखिए, आप जानते हैं बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट क्या होती है। उसके ऊपर डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो पेजेस हैं हमारे, जिस तरीके से आप अपनी इस पूरी प्रोजेक्ट फाइल को बनाएंगे, तो उसका जो फ्रंट पेज है वो ये होगा। फ्रंट पेज पर आप ये सारी डिटेल लिखेंगे, स्कूल का नाम, रोल नंबर, सेशन, और प्रोजेक्ट किसके ऊपर है, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट के ऊपर। सबमिटेड बाय द, जो भी स्टूडेंट हैं वो अपना नाम लिखेंगे यहाँ पर, और जो सब्जेक्ट टीचर हैं उनका नाम यहाँ पर आएगा। तो ये हो गया हमारा फ्रंट पेज। आपको पता ही है, अब तक मैं बता चुका हूँ दोनों वीडियो में पहले भी, कि एक पेज जो होगा वो लाइन वाला होगा और उसके जस्ट अपोजिट जो होगा वो ब्लैंक पेज होगा, जिस पर हम अपने जितने भी पिक्स वगैरह हैं या जितने भी हम फॉर्मेट वगैरह बनाएंगे वो सब उस पर चलते हैं। क्योंकि अकाउंट्स हैं तो फॉर्मेट चलते हैं, बिजनेस होता तो पिक होती। तो ये हमारा फ्रंट पेज होता है। फ्रंट पेज के बाद एक्नॉलेजमेंट दी जाती है स्टूडेंट के द्वारा, वो यहाँ साइन करते हैं, अपने टीचर का नाम और अपनी प्रिंसिपल सर या मैम जो भी हैं उनका नाम यहाँ पर लिखते हैं, और इस तरीके से एक्नॉलेज करते हैं कि इन्होंने हमारी इस प्रोजेक्ट को बनाने में हमें अच्छी ढंग से जो गाइडेंस हमें चाहिए थी वो इनकी तरफ से हमें मिली, और हम इनके लिए इसके ग्रेटफुल हैं एक्सट्रीमली। तो ये हम लिखते हैं, एक एक्नॉलेजमेंट देते हैं, अपना सिंसियर ग्रेटिट्यूड जो है वो एक स्टूडेंट अपने टीचर जो उनको पढ़ाते हैं उनके, और जो स्कूल के प्रिंसिपल हैं सर या मैम उनके प्रति देते हैं। फिर स्टूडेंट को एक सर्टिफिकेट दिया जाता है जो सब्जेक्ट टीचर देते हैं आपके, कि उन्हीं की गाइडेंस में और उन्हीं के सुपरविज़न में इस प्रोजेक्ट को बनाया गया है एज़ पर CBSE नॉर्म्स। तो ये हम लिखते हैं इस सर्टिफिकेट के अंदर, और सब्जेक्ट टीचर जो हैं वो अपने साइन यहाँ पर कर देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो पेज होता है हमारा, वो होता है कि किसके ऊपर हमारा प्रोजेक्ट है। तो प्रोजेक्ट किसके ऊपर है, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। एक कंपनी आपको लेनी है, एक बिज़नेस आपको लेना है। जैसे मैंने यहाँ पर मैं कंप्यूटर कैफ़े लिया है, और 2020-21 के लिए है ये, बल्कि 19-20 के लिए होगा। मैं थोड़े से इसमें करेक्शन यहाँ पर कर देता हूँ, क्योंकि जो मैंने उसमें डेट ली हैं वो इस तरीके से हैं कि वो 19-20 के सेशन के लिए बैठती हैं। तो ये 2019-20 के लिए है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, और वो भी सही बताऊँ तो पर्टिकुलरली एक मंथ के लिए हमने इसको बनाया है, जनवरी 2020 के लिए। तो ये हम यहाँ लिख सकते हैं, और इस तरीके से हम इस पेज को बनाकर अपने प्रोजेक्ट को शुरू करेंगे। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट की आपको पिक मिल जाएंगी, वो आप इसके जो सामने वाले जो ब्लैंक पेज है उस पर पेस्ट कर सकते हैं। फिर इंडेक्स हमें देना होता है। तो इंडेक्स आपको पता ही है कि जौन से पेज पर आपने जो काम किया है वो आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे। तो ये चीज़ें आपको पता हैं। आगे चलते हैं, तो फिर हम वही अपना बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे मैं कंप्यूटर कैफ़े की। तो ये हमारा हो गया नेक्स्ट पेज। अब इस पे सबसे पहले जो है, क्योंकि बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट इतना लेंथी प्रोजेक्ट नहीं है, और ये फिर हमारे लिए ज़रूरी है कि पहले हम ये बता सकें, ये इंट्रोड्यूस कर सकें कि बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट होती क्या है। तो सबसे पहले हमने उसका मीनिंग लिया। तो एक बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज़ ए समरी ऑफ बैंकिंग एंड बिजनेस एक्टिविटी दैट रिकॉन्साइल एन एंटिटी बैंक अकाउंट विद इट्स फाइनेंशियल रिकॉर्ड। तो रियल में हमें पता है, या मैं थोड़ा सा आपको फिर दोबारा से
रिकैप्चर करा देता हूं कि बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का मतलब क्या है। देखिए, एक बुक हम बनाते हैं जिसको हम अपनी सब्सिडरी बुक कहते हैं, जिसका नाम है कैश बुक। और इस कैश बुक में 2 कॉलम होते हैं, एक कैश का और एक बैंक का, अगर हम डबल कॉलम की बात करें तो। अब जो इसमें ये डबल कॉलम में बैंक वाला कॉलम होता है कैश बुक का, जिसको हम एक कैश बैंक अकाउंट भी कह सकते हैं, ये इसका जो बैलेंस होता है, जैसे मान लिया इसका बैलेंस है 5000 और एक हमें मिलती है, क्योंकि हमने बैंक में अकाउंट खुलवा रखा है, तो बैंक हमें अपनी एक पासबुक प्रोवाइड करता है या स्टेटमेंट देता है, और उस स्टेटमेंट में भी बैलेंस आता है आफ्टर ए पर्टिकुलर टाइम पीरियड। मान लिया उस डेट को वहाँ पर आपको बैलेंस मिलता है 7000 और आप अपनी बुक में जो दिखा रहे हैं वो दिखा रहे हैं 5000। तो ये डिफरेंस है, डिफरेंस के बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। तो अल्टीमेटली क्या होता है, हमें इन दोनों बैलेंसेस को एक दूसरे से टैली करना होता है, क्योंकि बैंक अकाउंट एक ही है, पर बैंक अकाउंट जो मेरी बुक में बन रहा है वो अलग बैलेंस दिखा रहा है और जो मेरे बैंक में चल रहा है वो अलग बैलेंस दिखा रहा है, विच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इन दोनों बैलेंसेस को टैली करने के लिए बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं। और यूजुअली ये आपको मिलेगा, बहुत सारे कारण होते हैं। कुछ कारण मैंने इस वीडियो में लिए हैं, कुछ और कारण मैंने वीडियो के एंड में बताए हैं। तो जब हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं, समझते हैं, तो हमें वो सारे रीजंस पता चल जाते हैं जिस वजह से ये दोनों में डिफरेंस आता है। तो इस डिफरेंस को टैली करने के लिए हम बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं। मीनिंग बताया सबसे पहले, फिर ज़रूरत क्या है, तो वो अभी हम पीछे मैंने डिस्कस कर दिया कि जो भी कारण हैं डिफरेंस होने के, उन सबको मुझे ढूंढना होता है, फिर उसको क्या करना पड़ता है, रेक्टिफाई करना होता है, सो दैट दोनों के बैलेंस एक दूसरे से टैली हो जाएं। ठीक है, तो ये था कि हमें रिकॉन्सिलिएशन क्यों करना पड़ता है। अब बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट हम बनाते हैं, किसकी बना रहे हैं, एक मिस्टर अमे हैं जिनका एक किसका डिपार्टमेंटल स्टोर नहीं है, क्या है इनका, कंप्यूटर कैफ़े। तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि ही इज़ रनिंग ए कंप्यूटर कैफ़े इन इज़ लोकेलिटी। उसका बैंक जो है, बैंक अकाउंट जो है वो HDFC बैंक में है, और वो अपनी यहाँ पर या अपने बिज़नेस के अंदर एक सब्सिडरी बुक मेंटेन करता है जो कैश बुक होती है, और उस कैश बुक का बैंक कॉलम की बात की जा रही है। तो उसने कलेक्ट की अपनी जो पासबुक है, या हम कहें कि स्टेटमेंट कलेक्ट की अपने बैंक से फॉर ए पर्टिकुलर मंथ। अब ये अक्टूबर यहाँ नहीं है, क्या है ये, जनवरी है, जनवरी 2020। साथ ही साथ उसने अपने जो कैश बुक है उसके बैंक कॉलम से उसको टैली किया इन दोनों को, और उसमें देखा कि क्या कोई डिफरेंसेस है। तो उसने जब इन दोनों को एनालिसिस किया तो उसने पाया कि यहाँ कुछ जो है डिस्कवरी होती है कि ये दोनों बैलेंस एक दूसरे से टैली नहीं होते। तो ये था कि हमें उन जो भी हमारा बिज़नेस है उसके बारे में हमें बताना था, और क्या क्या हम करेंगे अब आगे वो हम देखते हैं। तो ये उसकी कैश बुक थी जिसमें जनवरी के मंथ की जितनी भी एंट्रीज़ थी वो यहाँ पर हमने रिकॉर्ड कर रखी हैं। ये सिर्फ बैंक कॉलम है, इस बात को आपको याद रखना है। तो ये कैश बुक का जो है सिर्फ बैंक कॉलम है, ये आप बेशक मेंशन करना चाहें तो मेंशन भी कर सकते हैं। तो ये बैंक कॉलम के डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस हैं, आपको पता ही है। पैसा रिसिप्ट यहाँ से आता है, पेमेंट आप यहाँ से करते हैं। तो यहाँ हमने पेमेंट की है, यहाँ हमने पैसा रिसीव किया है। तो ये अभी हमें देखने की चीज़ें हैं कि ये चीज़ें हमारी कैश बुक में दिखा रही, मतलब ये हमारे द्वारा मेंटेन की गई है, जिसका ओपनिंग बैलेंस था 1,52,000 और क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है 74,000। तो अब क्या हम देखते हैं कि क्या बैंक ने भी हमें यही स्टेटमेंट प्रोवाइड की है। तो जब हम बैंक की स्टेटमेंट देखते हैं 31 जनवरी को जो इशू की गई है HDFC बैंक के द्वारा, जो भी मेरा एक आर्टिफिशियल बैंक अकाउंट मैंने यहाँ पर ले रखा है उसका, किसकी, अमे कंप्यूटर कैफ़े की। तो उसमें आप देखो तो बैलेंस शुरू तो उसी से हुआ था जो वहाँ पर था। देखिए शुरू का ओपनिंग बैलेंस दोनों जगह आपको सेम मिल रहा है, ठीक है।
बट जब क्लोजिंग पर चलते हैं तो हम पाते हैं कि दोनों के डिफरेंस में या दोनों के बैलेंसेस के डिफरेंस जो है वो बहुत बड़ा है। यहाँ 74 है और अगर यहाँ देखें तो 1,42,300 है। तो क्या रीज़न रहा कि ये दोनों बैलेंस एक दूसरे से टैली नहीं हो पाए? तो उसी को टैली करने के लिए हम क्या बनाते हैं, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं। तो अब सबसे पहला हमारा काम क्या होगा कि जब हम इन दोनों को देखें तो सबसे पहले हम ढूंढेंगे कि ऐसी कौन सी एंट्री हैं जो दोनों जगह पर है, मतलब कि वो कैश बुक में भी हैं और वो पासबुक में भी हैं। तो सबसे पहला आपका काम यही होगा कि आप इसको टैली करेंगे कि कौन सी एंट्री दोनों जगह पर हैं और उनको मार्कर से आप क्या कर देंगे, मार्क कर देंगे, जिससे हमें ये पता चल जाए कि ये ट्रांजैक्शन हमारी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये पेज ये देखिए, दोनों पेस्टिंग जो आपको करनी है ये आपको ब्लैंक पेज पर करनी है, जिससे आप इस तरफ ये अपनी जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो चलाते रहें और बताते रहें कि हम क्या कर रहे हैं। आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि पासबुक और कैश बुक में ये दोनों की चीज़ें हैं और ये मैंने ऑब्ज़र्व किया। अब वो ऑब्ज़र्वेशन कैसे होगी, ऐसे होगी। क्या ऑब्ज़र्वेशन हुआ, तो मैंने उन सारी को मार्कर के थ्रू मार्क कर दिया है। तो आप भी इसी तरीके से मार्क करके बता देंगे कि दीज आर द एंट्रीज विच आर इन द कैश बुक एज वेल एज इन द पासबुक। अब एक एक साइड हम देखते हैं हमेशा। देखिए, सबसे पहले रिसिप्ट साइड अगर हम देखें तो इसका मतलब वो क्रेडिट साइड होती है, क्योंकि पैसा आता है। तो बैंक में पैसा कहाँ से आता है, क्रेडिट से। पर जब मेरी कैश बुक में हम उसको देखेंगे तो वो डेबिट में मिलेगा। तो ये जो 4 चेक थे एक तरीके से, क्योंकि बैंक है तो डीलिंग चेक से ही हो रही है, ये चारों चीज़ें आपको यहाँ पर मिल रही हैं। डेट अलग अलग मिलेंगी 2 यहाँ, क्योंकि ये जनवरी 1 है, क्लियर हुआ है 3 में, जनवरी 4 है, क्लियर हुआ है 6 में, जनवरी 14 है, क्लियर हुआ है 16 में, जनवरी 18 है, क्लियर हुआ है 20 में। तो ये मैटर नहीं करता, बट ये सारे हैं। अब देखिए क्या नहीं है, क्योंकि क्या है वो तो हमने यहाँ पर देख लिया। चलिए पहले हम देखते हैं कि क्या क्या है। अब ऐसे ही अगर हम डेबिट साइड जो हमारी पेमेंट साइड होती है उसको अगर अपनी पेमेंट से मिलाएं तो फिर आप देखोगे 9,800 है, मार्क कर लिया, 5,000 है, मार्क कर लिया, 15,000 है, मार्क कर लिया, 36,000 है, मार्क कर लिया, 5,000 जो दूसरा अमाउंट है वो भी है। तो ये वो चीज़ें थी जो कैश बुक में भी हमें मिल रही हैं और पासबुक में भी मिल रही हैं। ठीक है, तो हम इनको मार्क कर लेंगे और इनको साइडलाइन कर देंगे, क्योंकि इनको हमें छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, ये दोनों ही बुक में है। अब कारण आता है कि क्या डिफरेंस है भाई जिस वजह से ये दोनों नहीं मिल रहे। तो हमने ये वो क्वेश्चन लिया है जिसमें हम पासबुक के बैलेंस से, मतलब कि 142,300 को तक पहुंचेंगे। किसके बैलेंस के थ्रू, अपने जो कैश बुक का बैलेंस है। तो हम क्वेश्चन शुरू करेंगे कैश बुक के बैलेंस से और इसको टैली करना है हमें पासबुक के बैलेंस से। तो ये हमारी प्रोसेस होगी कि कैश बुक के बैलेंस से शुरू कर जैसे यहाँ पर मैंने बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनानी शुरू करी है और सबसे पहले ले लिया बैलेंस एज पर कैश बुक, जितना बैलेंस कैश बुक में लिखा था क्लोजिंग। देखिए ये बैलेंस जो है कौन सा है, इस डेट को जो भी बैलेंस है वो मैंने यहाँ पर लिख लिया। अब मेरा पहला काम बनता है कि मैं वो चीज़ें देखूं। देखिए पासबुक में आपको ज़्यादातर चीज़ें जो हैं क्या मिल रही हैं, मार्क मिल रही हैं। क्या नहीं मार्क हैं पहले उनको पकड़ो। तो देखो हमें सबसे पहले क्या मिलता है, ये एंट्री मिलती है 11,400 की। ये क्या है, हमने सुरेश को पेमेंट कर दी है, क्योंकि हमें किसने कहा था, मैंने कहा था इसको पेमेंट करनी है। तो हमने क्या किया, एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ द कस्टमर, बैंक ने वो पेमेंट किसको कर दी, सुरेश को। तो जब बैंक ने वो पेमेंट सुरेश को की तो आप इसको मार्क कर लेंगे नेक्स्ट पेज पर अपने प्रोजेक्ट के। इसको भी अब आप मार्क कर लेंगे और इसको, क्योंकि बैंक ने क्या किया है, देखिए डेबिट किया है। डेबिट का मतलब बैंक ने क्या किया है, माइनस। और हमें मिलाना किसके बैलेंस से है, बैंक के बैलेंस से ही है ना। तो हम भी इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो प्लस आइटम और माइनस आइटम, तो आप इसको कहाँ दिखाएंगे फिर, माइनस आइटम में। क्या, डायरेक्ट पेमेंट कर दी बैंक ने, जो अभी तक कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं थी पेमेंट साइड में। तो हमने क्या कर दिया, उसको माइनस कर दिया। पहली गलती ढूंढ ली हमने, ट्रांजैक्शन जो रिकॉर्ड नहीं की थी बिजनेस ने
और पासबुक में है वो बैंक की, तो अब हम उनको रिकॉर्ड जो है अपनी रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में उनको करेक्ट कर रहे हैं, रेक्टिफाई कर रहे हैं। ऑब्वियसली ये फिर इनको हम अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड भी करेंगे। डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय द बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, कर लिया, पहली ट्रांजैक्शन हमारी ख़त्म। अब हम सेकंड ट्रांजैक्शन पर चले तो हमें एक क्रेडिट ट्रांजैक्शन भी मिलती है। ये क्या है, क्रेडिट का मतलब क्या हुई है, प्लस हुई है। इसका मतलब एक कस्टमर है कृष्णा, उसने क्या किया, सीधा मेरे अकाउंट में पैसे जमा करा दिए। तो ये है नहीं, पहले बैंक चार्जेस की हमने एंट्री ली है, तो पहले हम बैंक चार्जेस को देखते हैं। देखिए ये बैंक चार्जेस की है डेबिट साइड की एंट्री, माइनस वाली एंट्री। तो हम क्या करेंगे, अब इसको माइनस की एंट्री है, बैंक ने चार्ज लिए हैं मुझसे, मुझे नहीं पता था तो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। आप देखो तो ये 4600 की यहाँ एंट्री नहीं है। ऑब्वियसली ये जब यहाँ माइनस है और मिलाना भी इसी के बैलेंस से है, तो हम इसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो हम इसको इस तरीके से नेक्स्ट पेज पर शो कर देंगे कि हमने बैंक चार्जेस को भी क्या कर लिया, कंसीडर कर लिया है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाते समय। अब बारी आती है इस डायरेक्ट जो पेमेंट कृष्णा ने मेरे अकाउंट में जमा कराई है। तो जब एक कस्टमर डायरेक्टली मेरे अकाउंट में जमा कराता है तो ऑब्वियसली है मेरा बैंक का बैलेंस क्या हो गया, बढ़ गया, प्लस हो गया। तो मुझे मिलाना भी बैंक के बैलेंस तक ही है, तो मैंने भी क्या कर दिया, उसको प्लस कर दिया। तो ये आप अपने नेक्स्ट पेज पर दिखाएंगे, इस तरीके से दिखाएंगे। ये जो चीज़ें हैं ये आप अपने जो लाइन वाले पेज हैं उस पर शो करेंगे, और ये आप अपने ब्लैंक पेज पर शो कर सकते हैं। हाँ, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट चाहें तो आप उसको लाइन वाले पेज पर शो कर सकते हैं। इसको आप किस पर दिखाएंगे, ब्लैंक पेज पर। और जिस जिस ट्रांजैक्शन को आप करते जा रहे हैं उसको भी आप मार्क करते चले जाइए, इसका भी कलर चेंज करते चले जाइए। ठीक है, तो अब वो जो पासबुक में जितनी भी ट्रांजैक्शन थी वो अब मैंने अपनी कैश बुक के हिसाब से एडजस्ट यहाँ पर कर ली हैं। अब हमें क्या देखना है, कैश बुक को देखना है। कैश बुक की पेमेंट साइड में कुछ चेक ऐसे हैं जो इशू तो हुए हैं, ये 4 चेक, बट ये प्रेजेंट नहीं हुए, बैंक में नहीं आए, मेरे अकाउंट में से डेबिट नहीं हुए। अब पहले इनको पकड़ते हैं। तो क्या आया, चेक इशूड बाय अमे कंप्यूटर कैफे नॉट येट प्रेजेंटेड बाय द बियरर। बियरर का मतलब जिसको मैंने चेक दिए थे। अब वो चाहे सुपर लिमिटेड को दिए हों, चाहे नान्या स्टेशनरी को दिए हों, चाहे अविशी एंड कंपनी को दिए हों, चाहे कृष्णा पेपर को दिए हों, इन चारों चेक का टोटल करेंगे। और ये मैं यहाँ माइनस कर चुका हूँ। देखिए अब कैश बुक को पासबुक से आप टैली कर रहे हो तो इससे मिलाना है। तो जब बैंक इस बैलेंस पर पहुँचा है तो बैंक ने ये 4 चेक माइनस नहीं कर रखे, बट आपने कैश बुक में क्या कर रखा है, ये चेक माइनस कर रखे हैं। अब मिलाना आज की डेट पर इनसे है ना, तो आपको इसका रिवर्स करना पड़ेगा। जो भी कैश बुक में हुआ है अगर उसको पासबुक से मिलाना है तो आप उसको रिवर्स कर देंगे जो हुआ है, मतलब कि जो माइनस हुए हैं आप उनको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो चेक इशूड बाय अमे कंप्यूटर कैफे नॉट येट प्रेजेंटेड बाय द बियरर, प्लस की आइटम है, हम इसको क्या कर देंगे, प्लस कर शो कर दिखा देंगे। अब ये वाली साइड मेरी पूरी हो गई, पेमेंट साइड, क्योंकि कुछ तो है और है नहीं। अब हम चलेंगे अपनी क्रेडिट साइड, मतलब कि रिसिप्ट साइड में। तो यहाँ आपको 2 चेक ऐसे मिलेंगे जो डिपॉजिट तो कर दिए मैंने बैंक में, बट अभी तक इनकी कलेक्शन यहाँ पर नहीं हुई। तो बैंक ने तो प्लस नहीं किए मेरे अकाउंट में, मैंने प्लस कर रखे हैं। तो अब आप क्या करोगे, नेक्स्ट पार्ट में ऐसे चेक जो आपने तो डिपॉजिट करा दिए थे पर बैंक ने अभी तक कलेक्ट नहीं करे हैं, तो हम बियरर नहीं होगा, बाय द बैंक लिखना चाहिए था यहाँ पर, बाय द बैंक। तो आप उन दोनों चेकों का टोटल करेंगे और उस टोटल को यहाँ पर क्या कर देंगे, माइनस में लिख देंगे, क्योंकि ये बैंक में से बैंक के अकाउंट में मेरे अभी प्लस नहीं हुए और मैं प्लस कर चुका हूँ कैश बुक में। तो अब मुझे कैश बुक में जहाँ मैंने प्लस किया है मुझे जस्ट इसका रिवर्स करना पड़ेगा, मतलब कि माइनस करना पड़ेगा। तो मैं माइनस कर दूंगा। इस बेस पर जितनी ट्रांजैक्शन कैश बुक में थी और पासबुक में नहीं थी उनकी एडजस्टमेंट हमने कर ली, जो पासबुक में थी और कैश बुक में नहीं थी उनकी भी एडजस्टमेंट कर ली। अब नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा
वो बैलेंस फाइंड आउट करना जो बैलेंस एज पर पासबुक निकलेगा। तो आप इस साइड का टोटल करेंगे, यहाँ लेके जाएंगे, ये माइनस करेंगे और देखेंगे क्या ये दोनों बैलेंस सेम आ रहे हैं। तो आप पाओगे अब ये दोनों क्या हो गए हैं, इक्वल हो गए हैं या अब वो सेम हो गए हैं। और इसी के लिए मैंने क्या बनाई थी, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाई थी। तो ये है हमारा बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का प्रोजेक्ट, जिसमें आप जितनी भी ये वाला पार्ट है ये आप लाइनिंग वाले पेज पे करें, इनको आप ब्लैंक पेज पर चिपकाएं और मार्कर से मार्क करके दिखाएंगे तो बहुत अच्छी लगेगी और आपका ब्यूटीफुल जो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का प्रोजेक्ट बनेगा। ये कुछ और आइटम्स हैं या कहें कि ये कुछ और टाइप की ट्रांजैक्शन हैं जिनकी वजह से भी हमारा डिफरेंस आ सकता है कैश बुक और पासबुक में। और ये वो सारी रीजंस हैं, कॉजेज़ हैं जिनको मैंने इस प्रोजेक्ट में नहीं लिया। आप इनको लेकर भी अपने प्रोजेक्ट को और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। बैंक ने मेरे नाम से इंटरेस्ट या डिविडेंड कलेक्ट कर दिया और बैंक प्लस कर देगा, मेरे अकाउंट में प्लस नहीं है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, प्लस। बैंक ने मेरे अकाउंट में से मेरे बिहाफ पर मेरा LIC का बिल, मेरा बिजली का बिल पे कर दिया, पे करते ही वो माइनस कर देगा। मैंने अभी माइनस नहीं किया तो मैं क्या करूँगा, उसको माइनस। कोई चेक जो जमा मैंने कराया था, डिपॉजिट कराया था और वो डिसऑनर्ड हो गया, डिसऑनर्ड का मतलब उसके पैसे नहीं मिले, तो मैं तो कैश बुक में उसको प्लस कर चुका हूँ, बैंक ने उसके लिए कोई एंट्री पास नहीं करी, जिसका मतलब बैंक में ना वो प्लस है ना माइनस है, मिलाना बैंक से होगा। तो फिर मैं इस प्लस को रिवर्स कर दूंगा और क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। कोई भी एरर जिसको फर्म ने मतलब कि बिजनेस ने करा है और बैंक ने नहीं किया, अब क्या, जैसे एग्जांपल मैं लेता हूँ कि एक चेक बैंक में जमा कराया और उसको 2 बार प्लस कर दिया, बैंक तो ये काम नहीं करेगा, बैंक में तो वो सिंगल टाइम प्लस है। तो जो दूसरी टाइम आपने एक्सेस कर रखा है उसको आप रिवर्स कर देंगे माइनस, ठीक है। वाइस वर्सा माइनस वाले के लिए भी होता है। ऐसे ही अगर बैंक कभी कभी कोई गलती कर देता है कि बैंक ने क्या किया, मेरे अकाउंट में से एक माइनस कर दिया, जबकि वो चेक मेरा नहीं था, वो मेरे जैसे किसी और नाम के व्यक्ति का था और गलती से वो मेरे अकाउंट से माइनस हो गया। मैंने तो वो चेक इशू नहीं किया, तो मेरे यहाँ तो कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं होगी, नो एंट्री होगी। अब गलती बैंक ने की है ना, तो बैंक ही उसको रेक्टिफाई करेगा, क्या करेगा, मेरे अकाउंट को प्लस कर देगा। मतलब कि मुझे क्या करना पड़ेगा, वो अमाउंट प्लस करना पड़ेगा। तो ये वो कुछ और ट्रांजैक्शन थी जिस वजह से भी बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट को बनाना पड़ सकता है और अपने दोनों बैलेंस हम टैली आसानी से कर लेंगे। फिर आप कंक्लूज़न देंगे और यहाँ पर आप क्या करेंगे, कंक्लूज़न में आप लिखेंगे कि बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट की क्या इम्पोर्टेंस है अब इन फैक्ट के ऊपर जो आपने पीछे सीखे। तो आप जितनी इम्पोर्टेंस आपको पता है वो सारी आप यहाँ लिख देंगे। इससे आपका इम्पोर्टेंस का टॉपिक भी बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार हो जाएगा और आपको पता भी चल जाएगा। अल्टीमेटली लास्ट पेज जो होगा वो आपका बिब्लियोग्राफी का होगा, जो भी रिसोर्सेस आपने यूज़ की हैं आप वो सारी यहाँ पर मेंशन कर देंगे और इस तरीके से आपका बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का प्रोजेक्ट भी बनकर तैयार हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपके पास तीनों अकाउंट्स के प्रोजेक्ट हैं। आपके स्कूल में जो भी स्कूल आपको अलॉट करेगा, आप इन वीडियो के थ्रू उस प्रोजेक्ट को बहुत आसानी से और बहुत सुंदरता से बना पाएंगे। ऐसे ही आप अपना साथ मेरे चैनल के साथ रखिएगा। थैंक यू।